गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम पार्ट सेकंड करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस से क्या है, संविधान के कामकाज की शैली। ठीक है, संविधान सभा की सत्ता को केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर The authority of Constitutional Assembly does not only come from fact that it was broadly through not for perfectly representative। तो क्या बोल रहा है, संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर नहीं थी कि वह मोटे तौर पर ब्रॉडली थ्रोली नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, कि वह प्योरली ब्रॉडली सबको रिप्रेजेंट दे रही थी, लेकिन वो नॉट परफेक्टली। हालांकि सबको रिप्रेजेंटेशन में ला रही थी, सभी ग्रुप के जर्नल भी थे, मुस्लिम्स ग्रुप भी थे और सिख भी ग्रुप्स भी थे। ठीक है, लेकिन हालांकि नॉट परफेक्टली, क्योंकि सभी इलेक्ट होके नहीं आए थे, प्रिंसली स्टेट से भी कुछ लोग आए थे। इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडोप्ट टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यू ऑफ इट्स मेंबर ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशंस। तो ये क्या बोल रहा है कि इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडोप्ट द फ्रेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द वैल्यू ऑफ इट्स मेंबर ब्रोट टू देयर डेलिब्रेशंस। तो डेलिब्रेशंस का मीनिंग होता है विचार, सोच समझकर विचार विमर्श करके डिसीजंस लेना। तो यहाँ पे लोगों की वैल्यू के बेस पे हमारा जो संविधान बना था, उसके बेस पे, वैल्यूज़ के बेस पे संविधान बना है। तो उन्होंने, जो लोगों ने वहाँ पे जो संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने इस वैल्यूज़ के बेस पे संविधान को बनाया है। वाइल इन एनी असेंबली that claim to be representative, it is desirable that diverse section of society participate। तो इस डिजायर जो असेंबली थी उसमें ये डिजायरेबल था कि डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेट, मतलब हर एक जो छोटे से छोटा ग्रुप है वो भी पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट दैट दे पार्टिसिपेट नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी। ये भी इम्पोर्टेंट था कि खाली वो रिप्रेजेंटेटिव ना हो और कम्युनिटी, ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन इन माइंड। तो जब कोई वो डिसीजन ले सोच समझ के, तो वो एक होल नेशंस को दिमाग में रख के ले। देर वर ओपन डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर। तो अमंगस्ट मेंबर्स में क्या थे, डिसएग्रीमेंट होते ही हैं, जैसे ग्रुप होते हैं उनमें डिसएग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है। बट फ्यू ऑफ these disagreement could be traced to member protecting their own interest। कुछ डिसएग्रीमेंट्स क्यों थे, क्योंकि खुद का इंटरेस्ट बचाने के लिए डिसएग्रीमेंट्स थे। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड द डिफरेंस वर मैनी। तो बहुत सारे डिफरेंस थे और लेजिटिमेट डिफरेंस क्या होते हैं, मतलब जो लॉ के बेस पे होते हैं। ठीक है, जो बहुत, मतलब ऐसे ही डिफरेंस नहीं थे उनके बीच में, डिसएग्रीमेंट ऐसे ही नहीं था कि कोई भी टॉपिक पे डिसएग्रीमेंट हो गया, एक लेजिटिमेट डिफरेंस था। शुड इंडिया अडॉप्ट ए सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम और या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है, मतलब पावर एक जगह, डिसेंट्रलाइज्ड पावर का बंटवारा। तो आज के टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का, डिसेंट्रलाइज। तो इस बात पे डिसएग्रीमेंट था। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। व्हाट शुड बी द पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के क्या पावर हो, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसा रिलेशन हो। शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट। क्या प्रॉपर्टी राइट बचा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी इशू डेट लाइज एट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद ग्रेट सोफिस्टिकेशंस। तो जो भी डिसीजन लिए थे, सोफिस्टिकेशंस से लिए गए थे, ग्रेट सोफिस्टिकेशंस, मतलब बहुत गहराई से डिसीजन लिए गए थे। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। ओनली वन प्रोविजंस, एक प्रोविजंस पास किया था जो विदाउट डिबेट्स के था। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सल सफरेज का मीनिंग क्या होता है, जो भी 18+ एज कंप्लीट कर चुका है तो वो वोट डाल सकता है। ऑफ एनी रिलीजन्स, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम, मतलब कोई भी जेंडर और इनकम के बेस पे, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। जो भी अडल्ट हो चुका है वो वोट डाल सकता है। सो वाइल द मेंबर फेल्ट नो नीड एट ऑल टू डिस्कस द इशू ऑफ हु शुड हैव द राइट टू वोट। तो इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ। एवरी अदर मैटर वाज सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। और इसके अलावा हर एक मैटर को सीरियसली डिबेट किया गया था। नथिंग कैन बी बेटर टेस्टिमेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ द असेंबली। और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता।
The Constitution drew its authority from the fact that member of the Constitutional Assembly engaged in what one might call public reasons. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अथॉरिटी ली थी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंगेज्ड इन व्हाट वन माइट कॉल पब्लिक रीजंस। तो पब्लिक को ध्यान में रख के जो भी अथॉरिटी आई थी, मतलब लोगों के दिमाग में जो भी सोच आई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे, तो पब्लिक के रीजंस को देख के बना था। ठीक है। द मेंबर ऑफ असेंबली प्लेस्ड एट ग्रेट एम्फेसिस ऑन द डिस्कशन एंड रीजन आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने एम्फेसिस किया, मतलब जोर डाला किस पे, डिस्कशंस पे और आर्ग्यूमेंट्स पे। दे डिड नॉट, मतलब रीजन्स, डिस्कशंस और रीजन्स आर्ग्यूमेंट्स के बाद ही हमारा कोई भी बिल पास हुआ। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गेव प्रिंसिपल रीजन टू अदर मेंबर फॉर देयर पोजीशंस। तो मतलब हर किसी को मौका मिला, हर एक पोजीशन को मौका मिला वहाँ पे डिबेट्स वगैरह करने का। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन टू अदर मेकर यू मूव अवे फ्रॉम सिंपली ए नैरो कंसिडरेशन ऑफ योर ओन इंटरेस्ट बिकॉज यू हैव टू गिव रीजन टू अदर टू मेक देम गो अलोंग विद योर व्यू पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, मतलब इस टाइप की डिबेट्स हुई तो वहाँ पे मतलब रीजन्स दिए कि भाई डिबेट्स में रीजन दिए टू अदर्स टू मेक देम गो अलोंग विद योर व्यू पॉइंट्स, कि वो उसके व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चले। ठीक है। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वहाँ पे डिबेट्स हुई थी कि भी इंडिया का नाम क्या रखा जाए, इंडिया डेट इज़ भारत। तो इंडिया का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडिया डेट इज़ भारत। तो इस पे भी डिबेट हुई थी। तो वहाँ पे लोगों ने रीजंस दिए कि भाई इस रीजंस के कारण इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे भारत। तो मतलब इस टाइप के रीजंस दिए कि लॉन्ग विद योर व्यू पॉइंट के साथ चलें, कि सभी असेंबली के मेंबर आपका इस टाइप का रीज़न दें कि आपके व्यू पॉइंट को सभी लोग मान लें, तभी आपका रीज़न एक्सेप्ट होगा। ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, कुछ लोग इंडिया बोले थे, कुछ भारत बोले थे, तो सभी का रीजन्स अच्छा मिला। ठीक है। तो सबके व्यू पॉइंट को साथ में लेके नेहरू जी ने क्या नाम रखा, इंडिया डेट इज़ भारत। तो ये नाम रखा गया इंडिया का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द वॉल्यूमिनस डिबेट, तो वॉल्यूमिनस बहुत सारी डिबेट्स हुई इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर ईच क्लोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी एंड डिबेट्स। तो हर एक सब्जेक्ट को स्क्रूटिनी किया गया और डिबेट्स की गई। इज ए ट्रिब्यूट टू द पब्लिक रीजन एट्स इट्स बेस्ट, और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए सब डिबेट्स की गई। द डिबेट दीज डिबेट डिजर्व टू बी मेमोरियलाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू द फ्रेंच एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशंस। तो इतनी डिबेट्स हुई कि हमारा वॉल्यूमिनस एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है मतलब वो फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशंस के इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो इतनी डिबेट्स हुई हैं। तो अपनी मर्जी से कोई भी बिल पास नहीं हुआ, ना किसी की अपने हित में लेके किसी ने बिल पास कराया। पूरे इंडिया को सोच समझ के हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब देखिए प्रोसीजर्स। दीज इम्पोर्टेंट ऑफ पब्लिक रीजन्स वर एम्फेसाइज्ड इन द मंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली एज वेल। तो ये वही बात बोला कि पब्लिक रीजन्स को ध्यान में रख के एम्फेसाइज किया गया इन द मंडेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली। मंडेन का मतलब होता है ट्रांजिटरी ordinary procedure of the assembly as well. The constitution assembly had 8 major committee on different subject. Usually जो नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. Ambedkar chair these committee. These were not men who agreed with each other on many things. Ambedkar had been bitter critic of the Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough of the upliftment of scheduled caste. Patel and Nehru disagreed of many issues. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अंबेडकर थे उनके काफ़ी डिसएग्रीमेंट थे नेहरू के साथ और पटेल के साथ। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, उसके बावजूद भी उन्होंने सब ने इकट्ठा काम किया। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्ट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। हर एक कमेटी ने अपने ड्राफ्ट दिए और वो फिर डिबेट्स के लिए गए। यूजुअली एन अटेम्प्ट वाज मेड टू रीजन कंसेंसस विद द बिलीव दैट प्रोविजन एग्री टू बाय ऑल। तो सबकी सहमति से और सबके एग्रीमेंट से ये बिल पास हुए। वुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट, और किसी भी इंटरेस्ट को डेट्रीमेंटल नहीं किया गया। सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू द वोट, कुछ प्रोविजंस को वोट किया गया। बट इन ईच इंस्टांस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्योरी और कंसर्न्स वाज रिस्पॉन्ड टू विद ग्रेट केयर, और हर एक रिस्पॉन्स को ग्रेट केयरफुली ध्यान से देखा गया। एंड इन राइटिंग्स द असेंबली मेट फॉर 166 डे, ठीक है, 166 डे स्प्रेड ओवर 2
years 11 month, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, टोटल टाइम ये पीरियड लगा था। इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक लाइक, ठीक है। तो जो सेशंस थे ओपन थे प्रेस और पब्लिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, ठीक है। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थी हुई थी, उनकी विरासत से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूस इट। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि असेंबली में प्रोड्यूस हो गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एन असेंबली एज डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। असेंबली एक डाइवर्स होती है, could not have functioned if there was no background consensus of the on the main principle of the constitution should enshrines। तो क्या बोल रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है उनका जो इनहेरिटेंस होता है एनश्राइन किया गया बैकग्राउंड कंसेंसस। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये फिर देखिए एक बार, थोड़ा बीच में वीडियो बीच में अटक गई थी। इफ़ देर वॉज नो बैकग्राउंड कंसेंसस और द मेन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड श्राइन्स, ठीक है। अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है हमारे, जैसे हमारा जो लीडर्स थे उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, जनता के बीच में से वो चुन के आए थे और हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनका एक बैकग्राउंड था, ठीक है। अगर उनका बैकग्राउंड नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन हो जाता एनश्राइन हो जाता। अगर इफ़ इंडिया कुड नॉट हैव फंक्शनड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुड नॉट फंक्शनड, ठीक है, अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती तो। दीज प्रिंसिपल वर फोर्स्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स आए कहाँ से थे, हमारा लॉन्ग फ्रीडम्स किया था हमारे जो लीडर्स थे। इन ए वे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप, और इसी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कॉन्क्रीट शेप मिली फ्रॉम द प्रिंसिपल इट हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनहेरिटेड है नेशनलिस्ट मूवमेंट से। फॉर डिकेड प्रीसीडिंग्स द promulgations of the constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the constitution, the shape and form of government India should have। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर मैनी डिबेटेड हुई कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का होना चाहिए। द वैल्यू इट शुड अपहोल्ड, किस टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। द इनइक्वलिटी इट शुड ओवरकम, इनइक्वलिटी से ओवरकम कर पाएगा। आंसर्स फोर्स्ड इन दोज डिबेट्स वर गिवन देयर फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन डिबेट्स के कारण हमारा फाइनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना। Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constitution Assembly is objective resolutions। तो बेस्ट प्रिंसिपल्स जो हमारे थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में थे। द रिजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस है क्या, जिसमें कि ये बताया गया है कि हमारे असेंबली का एम क्या है, हमें पास क्या करना है, जो कि नेहरू ने दिया था इन 1946। दीज रिजोल्यूशंस एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इन रिजोल्यूशंस ने एनकैप्सुलेटेड किया द एस्पिरेशंस को बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा बना था तो इन रिजोल्यूशंस के बेस पे बना है। वट द प्रीवियस सेक्शन टर्म एज सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई एंड समड अप बाई द वैल्यू ऑफ इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। तो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और सम अप है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का। Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to these fundamental committees: equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitans। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे कि हमारा फंडामेंटल्स जो कमेटीज़ थी, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ें ध्यान में रखी। इक्वलिटी मतलब सब इक्वल रहे, लिबर्टी मतलब आज़ादी से जी सके, डेमोक्रेसी आप समझते ही होगी कि सभी हमारे जो लीडर्स हो, मेन लीडर्स हों, जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेड हों। सोवरनिटी हम किसी के देश में मतलब किसी देश के दबाव में ना आके हमारा डिसीजन खुद लें। कॉस्मोपोलिटियंस जो सभी मतलब दूसरे देश भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देश भी फॉलो करें। 10 और कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली ए मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है कि वो एक रूल्स है या प्रोसीजर है, बट एक मोरल कमिटमेंट है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरल वैल्यूज़ पे बना है,
ये नहीं है कि कोई प्रोसीजर से बन गया हो। मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो 1946 में नेहरू ने पास किया था, उसके मेन पॉइंट थे इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोवरिन है और रिपब्लिक। सोवरिन मतलब किसी के देश के दबाव में हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे। इंडिया यूनियन ऑफ अर्स्ट विल ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज इंडिया स्टेट एंड अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिया स्टेट एज आर विलिंग टू बी ए पार्ट ऑफ द यूनियंस। तो जो इंडिया की टेरिटरीज हैं वो हमारे इंडिया की एक टेरिटरीज होंगी, ठीक है। और जो ब्रिटिश पार्ट था हमारे, मतलब जो ब्रिटिश टाइम पे था, वो पूरा एक यूनियन ऑफ इंडिया है। टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन shall be autonomous unites and exercise all power and function of the government and administration except those assigned to or vested in the unions। जो हमारी यूनियंस वगैरह हैं वो हमारे अंडर में है, वो सभी एक्सरसाइज करेंगे पावर को जो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम देंगे। All power and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the peoples। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो लोगों के अकॉर्डिंग चलेगा, और जो पावर और अथॉरिटी है वो सोवरिन्स है, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया है हमारा। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटीड एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस देगा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस देगा, अपॉर्चुनिटी देगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा उसमें, एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स होगी, स्पीच की फ्रीडम होगी, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप, वोकेशंस, एसोसिएशंस एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। द माइनॉरिटीज बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लास शैल बी प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ गार्ड। तो उनको एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलेंगे, किन को? ट्राइबल एरिया को, डिप्रेस्ड क्लास को, अदर बैकवर्ड क्लास को एडिक्वेट सेफ गार्ड मिलेंगे, जैसे आरक्षण देना। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरिन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। जो हमारी टेरिटरीज हैं उनको मेंटेन किया जाएगा जस्टिस और लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जो हमारे नेशंस के लॉ होंगे उनके अकॉर्डिंग। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो हमारा लैंड है वो फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन करेगा टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड पीस के लिए प्रमोशन करेगा और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करेगा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। The third factor ensuring the effectiveness of constitution is a balanced arrangement of the institution of government। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर है ensuring effectiveness of constitution, तो हमारा effectiveness of constitution क्यों है? क्योंकि ये अरेंजमेंट करेगा गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मतलब बैलेंस पावर दे रखी है सबको, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनको बैलेंस में पावर दे रखी है। द बेसिक प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक होगी, कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वो कमिटेड होगी जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल करेगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम ऑन इवॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो राइट बैलेंस होगा उनमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में। दिस लेड टू द adoption of the parliamentary form and federal arrangement which would distribute the government power between the legislature and executive on one hand and between the state and the central government on the other hand। तो देखिए पावर का बंटवारा कर रखा है किस किस के बीच में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में भी पावर का बंटवारा किया गया है। तो हमारा क्या इस टाइप का है? यहाँ से तो फेडरलिज्म निकल के आ रहा है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ से पावर का बैलेंस किया गया है कि हर सेंट्रलाइज्ड एक ऑर्गन्स के पास पावर नहीं है। While evolving the most balanced government arrangement, the makers of constitution did not hesitate to learn from experiments and experience of the other country। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस की कॉपी भी करा है, मतलब उनसे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया गया है दूसरे देश की गवर्नमेंट से। द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस इंडीड। ठीक है, तो वहाँ से बोरो भी किया गया है। इट इज़ testament to their wide learning that they could lay their hands upon an intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand, so many borrowed a number of provisions from different country। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल्स आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे भी हम उनको दिखे, ठीक है, जिसके भी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वहाँ से हमने बोरो किया, ठीक है।
और वो बोरो ए नंबर ऑफ प्रोविजंस, काफ़ी नंबर ऑफ प्रोविजंस हमने बोरो करे हैं, बट बोरोइंग दोज आइडिया वर नॉट स्लैविश imitations. Far from it, each provision of constitution had to be defined on ground that it was suited to Indian problem and aspirations. तो कहने का मतलब है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया गया, उसको अच्छे से डिबेट करके और उस ग्राउंड पे टेका गया, रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो इंडिया की प्रॉब्लम को सूट कर रहा है या नहीं, इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं. इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लक्की टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook could take the best available everywhere in the world and make their own. तो इंडिया एक लकी है कि हमें इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन मिला. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब. वन लाइक टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. द ओनली न्यू थिंग इफ देयर कैन बी एनी इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सो लेट इन डे एंड द वेरिएशन made to remove the faults and to accommodate it to need of the country. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि हमें कोई मान लो चेंज करना है आज के टाइम में, तो वो चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में किसके अकॉर्डिंग करना है कि वो कुछ परिवर्तन ला सके. ठीक है, और परिवर्तन किस टाइप का हो, वो देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके. ठीक है, अकोमोडेट टू द नीड ऑफ द कंट्री, वो देश की अकोमोडेट कर सके और नीड ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग हो. और कुछ फॉल्ट्स को रिमूव करना है तो वो भी किसके अकॉर्डिंग हो, नीड ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग हो. तो हम मतलब कहने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ चेंज करना है तो वो देश के अकॉर्डिंग ही हो, और कुछ फॉल्ट्स को रिमूव करना है तो वो देश के अकॉर्डिंग ही हो. तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रिजाइडिंग ओवर ए डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस कमेटी के चेयरमैन थे. ठीक है, प्रोविजन अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री. तो डिफरेंट कंट्री से क्या क्या लिया गया. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट. अब फर्स्ट पास द पोस्ट का मीनिंग क्या है, जैसे हम एमएलए या एमपी के इलेक्शंस होते हैं हमारे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम वोट करते हैं डायरेक्ट. ठीक है, तो वही क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट. वो जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो उनको बोलते हैं. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन टाइप बोलते हैं, और ये हमारा है फर्स्ट पास द पोस्ट. ठीक है, आवाज़ चली गई थी, फिर से बता रहा हूँ. दिस वन ऑफ द रीज़न वाई द मोस्ट इंट्रिकेट ग्राफ्टेड डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट ओनली सर्वाइव्ड. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हैं, लोगों की वैल्यूज़ वगैरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर्स हैं हमारे वो लोगों के बीच में से आए थे, तो इसलिए हमारा जो क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है सर्वाइव है अभी तक, बट बिकम ए लिविंग रियलिटी, और एक जीवंत उदाहरण है. व्हेन सो मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैव पेरिश्ड विद द पेपर दे वर फर्स्ट रिटन ऑन. ठीक है, तो जो बहुत से देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो किस में दब चुके हैं, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए यूनिक डॉक्यूमेंट विच इज टर्न बिकम एन एग्जाम्पलर फॉर मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जो दूसरे कंट्री के लिए एग्जाम्पल है. मोस्ट नोटेबली साउथ अफ्रीका. द मेन पर्पज बिहाइंड द लॉन्ग सर्च दैट वेंट ऑन द ऑलमोस्ट 3 years was to strike the right balance so the institution created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement but would be able to accommodate the aspiration of the people of India for a long time to come. तो ये बोल रहा है कि भाई इंडिया को ऑलमोस्ट 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो कोई भी हैप्पजार्ड या टेंटेटिव अरेंजमेंट नहीं किया गया, कोई भी जल्दबाजी इसमें डिसीजन लिया गया, बल्कि एक अच्छे डिबेट्स के बाद ही हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको रखा गया. यू विल नो मोर अबाउट द दीज अरेंजमेंट थ्रू द स्टडी ऑफ रिमेनिंग चैप्टर इन दिस बुक. ठीक है, और ये अरेंजमेंट्स को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस को हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर्स करते जाएंगे. नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप ये डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन हम एक देखते हैं. विच ऑफ दीज नॉट ए फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन कौन सा नहीं. इट गिव ए गारंटी टू द राइट ऑफ द सिटीजन्स, देता है. इट मार्क आउट डिफरेंट स्फीयर ऑफ पावर फॉर डिफरेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट्स. इट एंश्योर दैट गुड पीपल कम टू द पावर्स.
इट गिव एक्सप्रेशन टू सम शेयर्ड वैल्यूज़। ठीक है, तो ये भी है शेयर्ड वैल्यूज़ है, हमारे एक्सप्रेशंस देता है शेयर्ड वैल्यू का, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है शेयर्ड वैल्यू का से बना है, मतलब सभी की वैल्यूज़ को ध्यान में रख के बना है। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे नोट पूछा है, नोट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव गारंटी ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन्स, राइट भी देता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इट मार्क्स आउट डिफरेंट स्पीयर ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट स्पीयर ऑफ पावर को मार्क करता है कि भाई उसकी ये पावर है। इट एंश्योर दैट गुड पीपल कम टू पावर, ये ज़रूरी नहीं है, ये लोगों के बेस पे है। ठीक है, ये लोग तय करेंगे कि कौन से लोग कहाँ पूछे। ठीक है, तो ये हम पे बेस है जो वोट डालते हैं। तो ये क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन द पार्लियामेंट। अब ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट से ऊपर कैसे है कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पार्लियामेंट बाद में बनी थी। हाँ, ये बोला कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग, तो लेकिन ये रीज़न हो नहीं सकता। ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था पार्लियामेंट से, ये बात सही है, लेकिन ये तो नहीं बताता कि हाई पार्लियामेंट से हाइयर है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये रीज़न भी नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है कि एमिनेंट लीडर्स थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के, लेकिन ये क्वेश्चंस को स्पेसिफिक नहीं कर रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हाउ पार्लियामेंट इज टू फॉर्म्ड, ये आंसर हो सकता है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म हुई, वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगी एंड इसकी पावर्स क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट, ये गलत बात है। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो लेकिन ये आंसर ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि पार्लियामेंट की पावर्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन डॉक्यूमेंट अबाउट फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये सब बात सही है, ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एंड आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये फॉल्स है। अनडेमोक्रेटिक कंट्री है, उनमें भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विद आइडियल एंड वैल्यू, ये फॉल्स है, आइडियल और वैल्यू से भी डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन ए न्यू आइडेंटिटी, तो ये बात ट्रू है कि न्यू आइडेंटिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट और इनकरेक्ट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर्स, तो ये मैं बताना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंडियन पीपल्स सिंस इट वाज नॉट इलेक्टेड बाय ऑल, फॉल्स है ये, क्योंकि इंडियंस पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे है कि हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजोल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो क्या है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो प्रीएम्बल हम करेंगे वी द पीपल से स्टार्ट होता है, तो इंडियन सिटीजन्स को वो शो करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजन सिंस देयर वाज ए जनरल कंसेंसस अमंग द लीडर एट द टाइम ऑफ अबाउट हिज बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डिड नॉट इन्वॉल्व एनी मेजर डिसीजंस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन्वॉल्व मेजर डिसीजंस थे। ठीक है, तो उसमें ये भी बहुत फॉल्स है। देयर वर लिटल ओरिजिनलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मच ऑफ इट्स बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ओरिजिनलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, बेशक ये बोरो किया गया हो दूसरी कंट्री से, तो ये भी फॉल्स है। बेशक बोरो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोरो भी किया गया है तो वो बहुत डिबेट्स वगैरह करके और उसको अमेंडमेंट करके हमारे जो इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग लगा, तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि वहाँ से बोरो किए थे, साउथ अफ्रीका से या कनाडा से, जैसे हमने क्वाजी फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अडोप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश से अडोप्ट किया, लेकिन वो नहीं है कि हमने कॉपी पेस्ट मार दिया। जैसे अभी इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखोगे, जो वहाँ पे हेड होता है, जैसे हमारे हेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और वहाँ पे हेड कौन होता है, राजा होता है। तो प्रेसिडेंट को हम इलेक्शन के द्वारा लाते हैं, और वहाँ पे जो होता है किंग, वहाँ पे वो हेरिडेटरी है पोजीशन। गिव टू एग्जाम्पल इज टू सपोर्ट द फॉलोइंग कंक्लूजन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो एग्जाम्पल देने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय क्रेडिबल रीडर्स हु कमांड पीपल रिस्पेक्ट, तो ये बात इसको सही है। सपोर्ट में बोल लूँ तो क्रेडिबल लीडर्स थे उस टाइम पे, जैसे नेहरू थे, अंबेडकर थे, तो एक क्रेडिबल विश्वसनीय लीडर थे, तो वो पीपल्स की रिस्पेक्ट करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पावर इन सच ए वे दैट एज टू मेक डिफिकल्ट टू
सबवर्टेड। ये बात भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को पावर को इस हिसाब से बंटवारा किया गया है कि उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस। ये बात भी सही है कि पीपल्स की होप है, मतलब हर एक सिटीजन्स को इक्वलिटी देता है। तो हर एक सिटीजन्स को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तक है तो मुझे इक्वलिटी मिलने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, ये बाकी आप ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। मैंने जो भी है जो MCQ टाइप के हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोलें कि अगर आपको स्टडी करनी है तो इस चैनल से करें। और आपको अगर कोई डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी एंड लर्न पॉइंट से आप देखोगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहाँ पे आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।